in e-commerce. First of all, we will take a quick revision of this topic and then we will move to the next topic. Now, सिक्योरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स मीन्स नाउ जब भी हम कोई भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो सिक्योरिटी इज द मेन इंपॉर्टेंट इशू बिकॉज कहीं ना कहीं हमें डर रहता है कि हम जो अपनी डिटेल्स हम अपने फाइनेंशियल डिटेल्स हम अपने अकाउंट की डिटेल्स या हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर डालते हैं अपलोड करते हैं तो वी हैव द फियर कि कहीं उस इंफॉर्मेशन का कोई गलत इस्तेमाल गलत यूज तो नहीं किया जाएगा या कोई हमारी इंफॉर्मेशन को हैक करके हमको फाइनेंशियली कोई लॉस तो नहीं पहुंचाएगा। तो इसकी वजह से ई कॉमर्स में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ई कॉमर्स में सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है। E-commerce security refers to the principles which guide the safe electronic transaction. Electronic security or e-commerce security simply means it contains the standards जिसके बेसिस पे जो गाइड करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन किस तरह से होनी चाहिए। सो ई कॉमर्स सिक्योरिटी के अंदर सारे रूल्स सारे स्टैंडर्ड सारे प्रिंसिपल्स कवर किए गए हैं जिसकी वजह से हम एक सेफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं allowing the buying and selling of goods and services through the internet. So e-commerce basically means हम buying and selling करते हैं तो हमारी transaction जो है वो safely सक्सेसफुली किस तरह से कंप्लीट होनी चाहिए विदाउट एनी risk of losing the data or without any risk of mishandling of data, वो e-commerce security सारी चीजें देखता है। Now e-commerce security में सबसे पहले जो कंसेप्ट हमने सीखा था इन द लास्ट लेक्चर दैट वाज एन्क्रिप्शन। फटाफट से हम इसको रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल मूव टू टुडेस टॉपिक। एन्क्रिप्शन क्या होता है? एन्क्रिप्शन मींस कन्वर्टिंग योर प्लेन text, that is your readable text, into the unreadable text, that is the coded text, and then जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वी आर नॉट ट्रांसफरिंग द रीडेबल डेटा, वी आर ट्रांसफरिंग द कोडेड डेटा। तो इन केस अगर मेरा डेटा बीच में कोई हैक करने की कोशिश करता है या कोई अनइंटेंडेड पर्सन के पास मेरा डेटा पहुंच जाता है तो उस पर्सन को भी वो पर्सन उस डेटा को रीड नहीं कर सकता बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू अ कोड यूजिंग द एन्क्रिप्शन मेथड। नाउ इस डेटा को रीड करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्लेन टेक्स्ट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रिप्शन। एन्क्रिप्शन मीन्स कन्वर्टिंग द डेटा इनटू कोड and decryption means converting the coded data into the plain text so that the normal human being can read it. Encryption is widely used on the internet to protect the user's information being sent between a browser and a server. Now encryption किस लिए यूज किया जाता है? इट इज बेसिकली आजकल कॉमनली यूज किया जाता है इंटरनेट पे बिकॉज हम बहुत सारी डेटा हमारे ब्राउजर से दैट इज हमारे क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर में सेंड करते होते हैं। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में हम अपनी फाइनेंशियल डेटा पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी डेटा ट्रांसफर करते हैं। कई बार ऐसी डेटा होती है जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, हमें डर रहता है कि कहीं वो लूज ना हो जाए या कहीं वो किसी अनइंटेंडेड अनऑथोराइज पर्सन के पास ना पहुंच जाए। तो हम क्या करते हैं? इंक्रिप्शन टेक्निक यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है इन व्हाट्सएप हमारे पास अवेलेबल जब भी हम कोई मैसेज सेंड करते हैं किसी भी चैट में जाते हैं तो वहां पर हमें लिखा होता है दिस चैट इज कवर्ड अंडर एंड टू एंड इंक्रिप्शन। दैट मीन्स यू आर द वन एंड एंड द रिसीवर इज द सेकेंड एंड। तो जो डेटा ट्रांसफर हो रही है आप दोनों के बीच में और जब आपको प्लेन टेक्स्ट दिखाई दे रही है सामने वाला प्लेन टेक्स्ट सेंड कर रहा है लेकिन व्हेन इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू इंटरनेट और थ्रू द एप्लीकेशन इट इज एन्क्रिप्टेड because so that no other person can read it. This includes password, payment information and other personal information that should be considered private. Now जो डेटा हम लोग सेंड करते हैं उसमें क्या होता है? प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, पासवर्ड्स होते हैं, पेमेंट इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। Now encryption का जो process होता है it consists of two processes, that is encryption and decryption. As I told you, encryption means plain text को cipher text, that is quoted text में convert करना, and decryption means cipher text को plain text में convert करना. Encryption converts the plain text into the cipher text, means non-readable form of data, and decryption is exactly opposite to the process of encryption. It converts the cipher text into plain text. Now what is plain text? The readable text which you can read. And what is cipher text? The cipher text means the coded text which we cannot read. It is a kind of coded language जो ट्रांसमिशन के दौरान यूज की जाती है, जो ट्रांसमिशन के वक्त हमारी प्लेन डेटा को कन्वर्ट किया जाता है। जिस So encryption होता कैसे? As I told you in the last lecture also, we have a key like a method जिसके help से हम लोग हमारी डेटा को encrypt और decrypt कर सकते हैं। So encryption is of two types.
डिपेंडिंग अपॉन द मेथड वी आर यूजिंग, इंक्रिप्शन दो तरह से हो सकती है, एक होती है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एक होती है अनसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन मींस एक ही मेथड यूज करके डेटा को इंक्रिप्ट भी किया जाएगा और डिक्रिप्ट भी किया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक ही की से लॉग भी करूंगी डेटा को और उसी की को मैं सामने वाले के साथ शेयर करूंगी कि मैंने इस डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए ये मेथड यूज किया है। तो वो तुम सामने वाला भी क्या करेगा, वही मेथड यूज करके मेरी डेटा को डिक्रिप्ट करेगा। इसीलिए इसको दूसरा नाम दिया गया है शेयर्ड सीक्रेट इंक्रिप्शन। यहाँ पर सीक्रेटली मैं अपना इंक्रिप्शन का मेथड रिसीवर के साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट वो मेरी डेटा को डिक्रिप्ट कर सके। इसीलिए इसको कहा गया है सिमेट्रिक, बिकॉज इट इज यूजिंग द सेम मेथड ऑफ फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा। और दूसरा आता है असिमेट्रिक। ना यहाँ पर दो कीज होती है, एक होती है प्राइवेट की, एक होती है पब्लिक की। एक की से हमारे डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है, उसी की मैथमेटिकली रिलेटेड दूसरी की हम रिसीवर को सेंड करते हैं या रिसीवर को पता होती है और उस की को यूज करके वो हमारी डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है। अब मैंने जब डेटा को लॉक किया और मैंने जब मैसेज सेंड किया तो सामने वाला उसको तभी ही खोल पाएगा जब वो मेरा इंटेंडेड रिसीवर होगा, क्योंकि मैंने जिस टेक्निक से मेरी एक की को यूज करके उसको लॉक किया है उसी का मैथमेटिकल फॉर्मूला उसकी दूसरी की में है। तो मेरा लॉक मेरी डेटा को जो मैंने एनक्रिप्ट किया है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लॉक को कौन खोल पाएगा, उसी की दूसरी की, राइट। वैसे ही यहाँ पर एनक्रिप्शन असिमेट्रिक एनक्रिप्शन में हम एक की से डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, उसी की मैथमेटिकली रिलेटेड की जो होती है वो उसको डिक्रिप्ट करती है। सो दीज आर द टू मेथड्स और यू कैन से टू टाइप्स ऑफ encryption, symmetric and asymmetric. This can be asked in your board exam in double answer or maybe in fill in the blanks or single answer. Now next जो हमारा concept है वो है digital signature. Now what is signature? जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, that means we are authenticating that document. Like वो डॉक्यूमेंट हम जब साइन करते हैं तो हम ऑब्वियसली हम उस डेटा को रीड करके देन उसके ऊपर अपना सिग्नेचर डालते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई लेटर आता है तो उसके ऊपर जो गवर्नर होता है या जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन होता है वो उसके ऊपर साइन करता है। दैट मीन्स हमें वैलिडिटी हो जाती है कि हाँ ये जो मैसेज है या ये जो डॉक्यूमेंट है ये जब क्रिएट हुआ उसके बाद साइन किया गया है। दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है। ऑब्वियसली जिस पर्सन ने उसको साइन किया है वो पर्सन ने उसके सारे कंटेंट्स को रीड किया होगा और उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस या कोई भी ऐसा डेटा नहीं होगा जो प्रॉपर नहीं होगा। तो या इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि मैं अगर मेरे बैंक अकाउंट के चेक पे साइन कर रही हूँ तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं अपना ऑथराइजेशन दे रही हूँ कि हाँ ये मेरा चेक है, इस पे ऊपर मैंने साइन किया है, तभी तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके देगी। सो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली क्या करता है, जैसे हम डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं और उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को वैलिडेट करते हैं, वैसे ही डिजिटल सिग्नेचर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करता है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को कैसे वैलिडेट करेगा वो, लाइक एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्रिएटेड है। नाउ डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली इस तरह का कुछ दिखता है। सी दिस इज द सिग्नेचर। यहाँ पर ये सिग्नेचर टाइप्ड नहीं है, ये सिग्नेचर इसके ऊपर एम्बॉस या यू कैन से पुट अप किया गया है थ्रू द डिजिटल सिग्नेचर सॉफ्टवेयर। सो ये एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, ये डॉक्यूमेंट पर ये पर्सन ने साइन किया, दैट मीन्स उसने ये डॉक्यूमेंट के कंटेंट को वैलिडेट किया है। जैसे मैंने आपको कहा जब हम किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं या फॉर एग्जांपल आप एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद यू पुट द सिग्नेचर ओवर देयर। क्यों सिग्नेचर हम लोग वहां पर पुटअप करते हैं, टू वैलिडेट दैट इन्फॉर्मेशन कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है। तो वैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिकली आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स में ज्यादा मूव ऑन होते जा रहे हैं ना। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मीटिंग्स होती थी गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट्स की, वो सब मीटिंग्स भी ऑनलाइन कंडक्ट की जाती थी। क्यों, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। वैसे ही मेनी टाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स शेयर करने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जब शेयर किए जाते हैं वहां पर उसको वैलिडेट किस तरह से किया जाए, इसीलिए उन्होंने बनाया डिजिटल सिग्नेचर। सो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट के कंटेंट को वैलिडेट करेगा।
A digital signature is also known as electronic signature. A digital signature guarantees the authenticity of an electronic document or a message in digital communication and uses encryption technique to provide the proof of original unmodified document. Basically, it simply means a digital signature guarantee करता है about the authenticity of this electronic document. ये document genuine है, ये document valid है, ये document proper authorities के अंडर में बनाया गया है. इस डॉक्यूमेंट को वैलिडिटी देता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर. एंड व्हाट इज यूजेस, इट यूजेस द एन्क्रिप्शन टेक्निक. लाइक ये आपको दिखाई दे रही है एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है. इस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने डिजिटल सिग्नेचर पुटअप किया है. और एज यू नो कि हम हमारी पीडीएफ को कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते. यस ऑफ कोर्स वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ वर्ड फॉर्मेट और एनी अदर एडिटेबल फॉर्मेट एंड देन उसको एडिट कर सकते हैं. लेकिन डिजिटल सिग्नेचर जब उसके ऊपर पुटअप किया जाता है तो उसको उस डॉक्यूमेंट को लॉक कर दिया जाता है, दैट इज एनक्रिप्ट कर दिया जाता है और कोई भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता. टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ ओरिजिनल एंड अनमॉडिफाइड डॉक्यूमेंट. इंक्रिप्शन क्यों किया जाता है? ताकि हम ये प्रूफ दे सकें कि दैट दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड इट इज अनमॉडिफाइड इन बिटवीन. So digital signature are used in e-commerce software distribution, financial transaction. अब digital signature कहाँ पर use किया जाता है? हमारी e-commerce की सारी transaction में, software distribution में. Like for example अगर हम कोई license software purchase करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो उस document का जो certificate आता है, that certificate is also digitally signed by the proper authority. Then financial transactions में digital signature use किया जाता है. This is the direct transfer of information between two partners. With the help of digital signature, दो parties या दो trading companies आपस में डॉक्यूमेंट शेयर कर सकती हैं और वो डॉक्यूमेंट्स को बीच में कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता विद द हेल्प, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट को हम एनक्रिप्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. सो दे कैन सेंड द अनमॉडिफाइड अनएडिटेड डॉक्यूमेंट्स. नाउ वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. नाउ डिजिटल सिग्नेचर काम किस तरह से करता है? सी ही इज द सेंडर एंड ही इज द रिसीवर. सो यहाँ पर ये पर्सन ने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उस डॉक्यूमेंट को डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से उसने लॉक किया. नाउ यहाँ पर जब वो लॉक करता है मैसेज को, दैट इज वो एनक्रिप्ट करता है हमारी डेटा को, सो दैट इस डेटा को कोई भी इन बिटवीन ना कोई देख सके, ना ही उसको कोई मॉडिफाई कर सके. एंड देन व्हेन the receiver receives it, it unlocks it and the receiver can read the message. See, he sent hello, देन इसने उसको लॉक किया विथ हिज प्राइवेट पासवर्ड, जो सिर्फ उसको पता है. उस पासवर्ड की हेल्प से उसने उसको लॉक किया. देन वो फाइल नेटवर्क के थ्रू शेयर हो रही है एंड देन ये उसी पर्सन के पब्लिक पासवर्ड को, नाउ दिस इज द वास्ट कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट की एंड पब्लिक की. प्राइवेट की से इसने मैसेज को लॉक किया और उसी की मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की जो इसने इसके साथ शेयर की थी. नाउ दे हैव टू डिफरेंट कीज, प्राइवेट कीज एंड पब्लिक कीज. उस की के हेल्प से उसने उसको अनलॉक किया. सो प्राइवेट की से मैसेज को लॉक किया गया एंड पब्लिक की से उसको अनलॉक किया गया. So private key is used to create the digital signature and public key is used to verify the digital signature. ये unlock क्यों हुआ? Because ये इसी की public key है. अगर ये इसकी public key नहीं होती, as I told you कि encryption में mathematically related keys होती हैं, एक की मैसेज को लॉक करती है, उसी की मैथमेटिकल रिलेटेड की जो होती है वो उसको अनलॉक करती है. सो इन डिजिटल सिग्नेचर वी यूज प्राइवेट की टू लॉक द डेटा एंड वी यूज पब्लिक की टू अनलॉक द डेटा. दैट इज फॉर एनक्रिप्शन वी यूज प्राइवेट की एंड फॉर पब्लिक की एंड फॉर डिक्रिप्शन वी यूज पब्लिक की. नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट. ना जैसे डिजिटल सिग्नेचर क्या कर रहा था, डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को चेक कर रहा था कि कहीं वो डॉक्यूमेंट बीच में मॉडिफाइड तो नहीं है या प्रॉपर अथॉरिटी से आई है या नहीं आई है. वैसे ही डिजिटल सर्टिफिकेट जिस पर्सन ने उस डिजिटल सिग्नेचर को पुटअप किया है उस पर्सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है. लाइक जिस पर्सन के पास डिजिटल सिग्नेचर होती है उसके पास उसका एक सर्टिफिकेट भी होता है जिससे वो वेरिफिकेशन होता है कि जो डिजिटल सिग्नेचर है और जो डिजिटल सर्टिफिकेट है जो इंटेंडेड पर्सन है उसी का है. A digital certificate is like an electronic password that allows a person, organization to exchange the data securely over the internet using the public key infrastructure. Now this also uses private key and public key का concept. So यहाँ पर public key infrastructure क्या है? It comprises of the technology
टू इनेबल सिक्योर ई कॉमर्स एंड इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। बेसिकली इसके अंदर सारे स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि किस तरह से किसी भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को इंटरनेट पे सिक्योरली कंप्लीट किया जा सकता है। सो digital certificate is also known as a public key certificate और identity certificate. As I told you कि ये identity को verify करता है person की। Like if I say I have a certificate, वो certificate किस तरह से validate किया जाएगा कि वो मेरा है, उसके ऊपर obviously मेरा नाम होना चाहिए। तो वैसे ही digital certificate हमको डिजिटल सर्टिफिकेट के ऊपर जिसके नाम पे डिजिटल सिग्नेचर क्रिएटेड होता है उसके ऊपर उसका नाम और उसकी सारी डिटेल्स दी गई होती है। एंड दिस सर्टिफिकेट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू ऑथोराइज्ड पर्सन्स हु हैव डिजिटल सर्टिफिकेट issued by some supreme authority. Now digital certificate issue कौन करता है? Certifying authorities। जैसे मैं कहूँ लाइसेंस कौन इशू करता है, तो दे हैव द सर्टिफाइड अथॉरिटी। वैसे ही डिजिटल सर्टिफिकेशन के लिए, डिजिटल सर्टिफिकेट या डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए वी हैव द अथॉरिटीज जो उस पर्टिकुलर चीज में डील करती हैं। सो बेसिकली डिजिटल सर्टिफिकेट क्या करेगा? पर्सन की आइडेंटिटी को चेक करेगा या कंपनी की या सेंडर की और रिसीवर की आइडेंटिटी को चेक करेगा कि जो इंटेंडेड पर्सन है जिसके ऊपर उसका नाम है वही पर्सन उसने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर किया है, वेरीफाई ऑथोराइज किया है या नहीं। नाउ डिजिटल सर्टिफिकेट किस तरह से देख सकते हैं हम? आपने देखा होगा मेनी टाइम्स हम बहुत सारी वेबसाइट पे, आजकल हर एक वेबसाइट पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से एक लॉक दिखाई देता है और उसके बाजू में लिखा हुआ होता है HTTPS. Now S is nothing but secured. Now how it is secured? This document is secured through the digital certificate. That means the person to whom you are sending a data is the authorized person to receive your data. Like अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा है कि eBay का एक लॉगिन पेज ओपन किया गया है जहां पर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। अगर ये वेबसाइट सिक्योर होगी तो ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। अगर समझो हमने गलती से डाल दिया, मैंने चेक नहीं किया कि यहाँ पर सिक्योर है या नहीं है, तो क्या होगा? मेरा डेटा अनइंटेंडेड पर्सन के पास चला जाएगा। सो डिजिटल सर्टिफिकेट पर्सन की आइडेंटिटी को चेक करता है या किसी भी वेबसाइट, किसी भी कंपनी की आइडेंटिफिकेशन को चेक करता है कि जो मैं डेटा सेंड कर रही हूँ वो ईबे ही उसका इंटेंडेड रिसीवर है या नहीं है, वो हम लोगों को यहाँ से पता चलता है। नाउ हाउ टू चेक दिस सर्टिफिकेट? यहाँ पर जब आपको लॉक दिखाई देता है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट लॉक। वहां पर आपको एक ऑप्शन आता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहां पर आपको सर्टिफिकेट की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। दिस वे यू कैन चेक द डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ एनी वेबसाइट before doing your e-commerce transaction. Now next, इस चैप्टर में हम लोगों ने जो जो सीखे, जो जो टॉपिक सीखे, उसके बेसिस पे हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले दिया गया है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड एज ई-कॉमर्स। सो बेसिकली ये पॉइंट्स हमको रिमेंबर करनी है, याद रखनी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Buying and selling of goods and services on internet is called as e-commerce. This question can be asked in single answer, fill in the blanks or true or false. Common types of e-commerce are, now e-commerce के हम लोगों ने types देखे थे, I hope you remember. B2C, business to consumer, B2B, business to business, C2C, consumer to consumer, and C2B, consumer to business. When any business transaction take place, it completes one trade cycle. जब भी कोई transaction होती है तो एक trade cycle complete होता है, like from searching the product till getting the after sale service. So trade cycle consists of phases like pre-sales, execution, settlement and after sales. So these are the 4 phases of trade cycle. ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। In e-commerce, commonly used payment modes are credit card, mobile payments, bank transfer and e-wallets. See, यहाँ पर हम लोगों को जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं सीरीज वाइज दिए गए हैं, जैसे जैसे हमने सीखे हैं। ई-कॉमर्स के पेमेंट मोड्स किए थे हमने, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, that is mobile payment, bank transfer and e-wallets. Some common forms of e-commerce are m-commerce and social commerce. m-commerce means mobile commerce and social commerce means social media को use करके हम e-commerce की transactions करते हैं। Electronic data interchange is one of the most important technology for paperless exchange of information. इसके ऊपर हमने पूरा टॉपिक देखा था कि EDI यूज किया जाता है जब दो ट्रेडिंग पार्टनर्स आपस में बिजनेस करते हैं for securely and for secure transmission of data without any paperwork involved.
E-governance is implementation of information technology in the government processes and functions. Then हमने start किया था e-governance. E-governance क्या था? It is nothing but implementation of IT in government processes and function. Government के सारे processes, सारे functions में हमने information technology को implement किया. टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, जैसे ई कॉमर्स के टाइप से वैसे ई गवर्नेंस के भी टाइप्स थे. G2C, दैट इज गवर्नमेंट टू सिटीजन. G2B, that is government to business. G2G, government to government. And G2E, government to employees. In e-commerce, confidential information can be protected by using encryption, digital signature and digital certificate. ये आज हम लोगों ने टॉपिक्स कंप्लीट किए. नाउ विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर. अब चैप्टर के एंड में हम लोगों को एक एक्सरसाइज भी दी गई है, वो भी आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स. ई कॉमर्स स्कोप इज डैश. हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के डिफरेंस बिटवीन में, और पूरे चैप्टर में ही बेसिकली कि ई कॉमर्स का जो स्कोप होता है इट इज ग्लोबल. अ कस्टमर कैन डू शॉपिंग डैश ऑनलाइन यूजिंग टाइप ऑफ ई कॉमर्स. डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स को यूज करके वी कैन डू 24/7, दैट इज 24 hours 7 days a week हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं. The dash phase consists of order and delivery phase. Order and delivery is the second phase, so it is execution phase. E-wallet is a type of dash account in which user can store his or her money for any future online transaction. हमने पढ़ा था e-wallet में हम लोग पैसे स्टोर करके बैंक अकाउंट से मनी हम लोग उसमें ट्रांसफर करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. सो इट कैन बी, इट इज अ टाइप ऑफ प्रीपेड अकाउंट जिसमें हमने पहले से ही अपने पैसे डाल के रख दिए हैं एंड हम लोग उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में वो पैसे यूज करने वाले हैं. EDI is dash exchange of information. EDI is पेपर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज हो रही है? इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली. The dash type of e-governance refers to the government services which enables citizens to get access to wide variety of public services. Now here they are talking about government services for citizen. So this is government to citizen e-governance. Next is the e-governance which provides safe and secure interrelation between domestic and foreign government. So here they are talking about कि domestic और foreign government या government, एक government दूसरी government को safe and secure information transfer करेगी. So this is G2G, that is government to government. Next is true or false. C2C type of e-commerce deals with business and consumer. C2C stands for customer to customer, but he is saying it is saying business to consumer. So this is false statement. The lack of personal touch can be disadvantage for many types of services and products in e-commerce. So ये हमने पढ़ा था disadvantages में कि पर्सनल टच मिसिंग होता है. हम लोग चीजों को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते. वी कैन नॉट चेक द क्वालिटी ऑल्सो बिकॉज विदाउट फिजिकल टच क्वालिटी को चेक करना इट्स इम्पॉसिबल. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. चेकिंग ऑफ बैलेंस ऑफ हॉलीडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ G2C. G2C means government to citizen. But अगर मैं गवर्नमेंट की एम्प्लॉय और मुझे अपना हॉलीडेज का बैलेंस चेक करना है तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ G2E. So this statement is false. E-commerce provides more options to compare and select the cheaper and better options. E-commerce में हमारे पास बहुत सारे options होते हैं जिसके हेल्प से हम different वेबसाइट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पर बेटर प्राइस में, चीप प्राइस में बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं. So this statement is true. E-commerce can be used through desktop computer. Yes, of course, we can use it through desktop computer, from laptops, from mobile phones, or any other electronic gadgets. So next we have textual, multiple choice question, one correct answer. Multiple choice question, one correct answer means आपको कोई 4 options दिए गए होंगे, उन चारों में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा. Invoice and payment are included in dash phase of trade cycle. Invoice and payment मतलब this is the third phase. First was pre-sale, second was execution, third was settlement. यहाँ पर हम product का bill लेते हैं और हम उसका payment करते हैं. So invoice and payment are the phases of settlement phase of trade cycle. Next is license and renewal is an example of dash e-governance. License renewal कौन करता है? General public. So it is G2C, that is government to citizen. Next is multiple choice question, 2 correct answer. From these options, you have to select any 2 answers. Encryption consists of 2 processes, dash and dash. अभी हमने देखा encryption encryption के 2 process होते हैं, एक जो डेटा को लॉक करेगा और दूसरा जो डेटा को अनलॉक करेगा. That is encryption.
जो डेटा को लॉक करेगा, और दूसरा डिक्रिप्शन जो मेरी डेटा को अनलॉक करेगा. Next, social commerce is a subset of electronic commerce that involves social media like dash and dash. Electronic commerce का ही एक part है social commerce जिसमें social media involved होती है. Social media मतलब Facebook, Instagram and all. So the answers are Facebook and Instagram. Next we have match the following question. Match the following में फर्स्ट दिया गया है एम कॉमर्स. एम कॉमर्स मीन्स मोबाइल कॉमर्स. अब मोबाइल कॉमर्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं? मोबाइल कॉमर्स इज यूज फॉर ई बिल पेमेंट्स एक्सेट्रा. एम कॉमर्स के एग्जांपल में हमने देखा था दैट ई बिल पेमेंट इज द टाइप ऑफ मोबाइल कॉमर्स. वी हैव डिफरेंट मोबाइल ऐप जिसकी हेल्प से हम बिल पेमेंट कर सकते हैं. देन साइफर टेक्स्ट. साइफर टेक्स्ट मतलब कोडेड टेक्स्ट. सो इट इज अ कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा. नेक्स्ट इज EDI. EDI इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जिसमें डेटा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होती है. सो देयर इज नो पेपर वर्क इन्वॉल्व. सो इट इज कॉल्ड एज पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. देन होलसेलर टू रिटेलर. होलसेलर मतलब एक बिजनेस, रिटेलर मतलब दूसरा बिजनेस. इन दोनों में से कोई भी फाइनल कंज्यूमर नहीं है. So it is a type of B2B e-commerce, that is business to business e-commerce. Next we have license renewal. अभी अभी हमने देखा license renewal means G2C, that is it is a government service provided for citizens. Online facility to employees like leave calculation. अभी अभी हमने इसको भी देखा था कि जब एम्प्लॉयज को अपनी लीव चेक करनी होती है तो हम गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज ई कॉमर्स को यूज, ई गवर्नेंस को यूज करते हैं. देन गवर्नमेंट एजेंसी शेयर सेम डेटाबेस. नाउ यहाँ पर पूरा गवर्नमेंट आपका सेम डेटाबेस शेयर करेगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पूरे इंडिया में कोरोना के लिए उन्होंने एक ही वेबसाइट बनाई है जिसमें पूरा डेटा है फॉर ऑल द स्टेट्स एंड सिटीज. सो दिस इज G2G सर्विस, दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस. देन नेक्स्ट वी हैव आंसर इन ब्रीफ. सो वी हैव दीज क्वेश्चन आंसर्स जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं. इनके आंसर्स आपको इजीली टेक्स्ट बुक में अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले दिया गया है एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल. देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एम कॉमर्स, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन, व्हाट इज ई गवर्नेंस, लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, what are the different types of e-governance, state 2 example of government to employees, write any 4 advantages of e-governance. ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में जो अभी हम लोगों ने कंटेंट के बेसिस पे हमने लेक्चर्स अटेंड किए हैं उसमें आपको सारे आंसर्स मिलेंगे. So with this we complete this chapter number 6, e-commerce and e-governance. In the next session we will be starting with our new chapter. Till that time, keep learning and stay safe.